अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है रोजगार की। आज हम यहाँ मौजूद हैं, एक छोटा सा गैदरिंग करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की है कि नौजवान जो सा है वो पाकिस्तान से मायूस क्यों होता जा रहा है, वो क्यों हर दफ़ा ये कोशिश करता है कि मुझे बाहर नौकरी मिल जाए, मैं कहीं बाहर चला जाऊँ। नौजवान जो सा है वो ये भी कोशिश करता है कि वहाँ जाके मुझे टैक्सी चलाना कबूल है, वहाँ जाके मुझे किसी बार में रेस्टोरेंट में काम करना कबूल है, यहाँ पर मैं वो काम नहीं करना चाहता। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, यहाँ पर क्या जो मेहनत हम करते हैं उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो इस तरह वो इंसाफ नहीं करता हमारी मेहनत के साथ। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत पैनल मौजूद है। मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ अनवारुल हक साहब मौजूद हैं जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यावर अब्बास बुखारी साहब मौजूद हैं, मेरे भाई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और जो पंजाब की असम्बली है उसके रुकन है। हमारे साथ जवाद हफीज़ साहब मौजूद हैं जो करियर काउंसलर भी हैं और नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पे स्पेशली बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे जो नौजवान बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं उनके लिए दोबारा उम्मीद बांधते हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं। तो जो शुरुआत है सबसे पहले जो हमारे कम उम्र दोस्त हैं आपकी इजाज़त से उनसे करना चाहूँगा ताकि वो अपनी मसले और अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। कौन सबसे पहले बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल हसीब केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। LOC के साथ एक गाँव है, वहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा। तो अब मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो लोग जो भी सवाल पूछता है क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। कहते हैं पढ़ ले हो ये तो ठीक है लेकिन नौकरी कोई नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है। आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है जॉब की तलाश का, जाके जॉब करने का कुछ ऐसा? सर मेरा ज़ाती तौर पर तो नहीं हुआ लेकिन मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने MSc किया था मैथमेटिक्स में। अच्छा। 3 साल हो गए। अच्छा। और उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्या वजह बताती है कि जॉब क्यों नहीं मिली? कुछ तो पता चलता होगा। गवर्नमेंट जॉब के अलावा जॉब्स हैं ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं है। और अगर हैं तो मतलब 10,000 रुपया मंथली, 10,000 रुपया यानी एक बंदे का किराया नहीं होता, 10,000 रुपया मंथली पे। कल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्हें कौन से वाले? आज़ाद कश्मीर के। अच्छा। उन्हें कत्ल के मुकदमे में सजा हुई है 14 साल। तो जब ऐसे लोग आएंगे आगे, जब लोगों को ये पता ही नहीं होगा, उनके अपने एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होगा, FA किए हुए लोग जब एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे तो फिर कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर होगा? अगर सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो कैसे जॉब मिलेंगी कैसे? और फिर लोग यही सवाल करेंगे कि आप पढ़ तो रहे लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। आप बहुत सी बात की आपने, मेरे भाई बैठे हैं, बच्चे ने बात बड़ी अच्छी की है कि नौकरी वाले जो से थे जो पढ़ लिख रहे थे वो बेचारे वेले फिर रहे हैं, जो 10वीं से दौड़ गए थे वो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे आपने नौजवानों के साथ बैठा दिया है इस मौजूद पर बात करने के लिए। बहुत ही आम मौजूद है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एक लिहाज से और मैं ज़ुहैब साहब को मुबारक देता हूँ कि इतने बर्निंग इशू पे ये सबसे ज़रूरी बात है इस वक्त करने वाली। जो हम अपनी इकनॉमिक्स का रोना रो रहे हैं, जो हम अपनी इक़्तिसादियात की बात कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई ये बात है कि हम अपने घर की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो घर की इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए हमें ज़ाहिर है ऐसा काम की ज़रूरत है जिससे हमें उतना मुआवजा मिले जिससे हमारे घर का निज़ाम चले। तो ये जो आपका सवाल है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है इसको अगर गौर से देखो तो हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनके पास अभी वो विजन नहीं है कि ये बच्चा जिसको हम पास करके भेजेंगे मार्केट में तो मार्केट की डिमांड क्या होगी। ये तो हो गया स्टूडेंट, इसको तो अभी इसको पता भी नहीं। जब जो स्टूडेंट्स जो सब अपनी अर्ली उसमें एजुकेशन में होते हैं तो उसको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। माँ बाप को क्या एडवाइस करेंगे सर कि वो बच्चों को किस तरह डील करें इस मामले में, क्योंकि बच्चे को तो प्रेशर ही होता है कि तूने पैसे कमाने हैं। माँ बाप से ज़्यादा हमें अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे सारे उस्ताद जो हैं उनका एक ट्रेनिंग सेशन हो हर लेवल पे, हर जगह पे, और वो कैरियर काउंसलर हों सारे। अगर आपका उस्ताद आपका कैरियर काउंसलर नहीं है तो आपने कहाँ से सीखना है? कैरियर काउंसलिंग के लिए सारे लोग यूट्यूब पे ना जाएं। कैरियर काउंसलिंग के लिए लोग, माँ बाप को बेचारों को क्या पता है, वो तो गमे रोज़गार में हैं, अपना खून पसीना दे के आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपका टीचर कैरियर काउंसलर होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए, आपके कॉलेज को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को जब मैंने डिग्री देनी है तो इसने आगे जाके क्या करना है। जब मैंने लॉ की डिग्री की थी तो मुझे आके दरखास्त भी नहीं लिखनी आती। आप किसी डॉक्टर से जाके पूछे, वो किसी मरीज को नहीं देख सकता, अथोराइज्ड ही नहीं है MBBS करके, उसको भी कहते हैं पहले जाके ट्रेनिंग लेके आओ। इंग्लैंड में हमारे बच्चे गए हुए हैं MBBS करके, उनको वहाँ का लाइसेंस नहीं मिल रहा। पूरी दुनिया में कहीं पे हमारी डिग्रियों की रिकग्निशन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमें पहले अपने एजुकेशन को, अपने टीचर्स को बताना है, टीचर्स को बेहतर होना है। यार भाई आपने बात सुनी, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे, क्योंकि आप इस वक्त पावर में भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजों। देखिए अभी ज़माना बहुत तब्दील हो गया।
जो हमने अपने 3.5 साल के दौर में हमने देखा कि फैसलाबाद में रोज़गार था लेकिन वहाँ पे लोग नहीं मिल रहे थे। लाहौर में बेरोज़गारी इंतहा की थी, यहाँ पे नौकरियाँ कोई नहीं थी। तो कोई एक या तो झूठ बोल रहा था, फैसलाबाद वाले ये झूठ बोल रहे हैं, लाहौर वाले झूठ बोल रहे हैं, पता लगा दोनों सच बोल रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है अभी आपको डिग्री के साथ स्किल की ज़रूरत है, हुनरमंदी की साथ ज़रूरत है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं डिग्रियाँ दे रही हैं लेकिन साथ स्किल नहीं दे रही। अभी जो पाकिस्तान का लिटरेसी लेवल है, हम लोग बोलते रहें कि 50% है और 60% है और 62% है, ये नहीं है, कम है। अभी या तो हमारी मईशत हर साल 30 लाख रोज़गार पैदा करे जो दुनिया की मईशतों में नहीं हो रहा है। वक्त लगेगा आपको कि आपकी सस्टेन्ड ग्रोथ 6% से ऊपर हो, 7.5% से ऊपर हो तो रोज़गार के मौके निकलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इंजीनियर हैं तो वो काफ़ी अभी नहीं रहे, दुनिया में कहीं काफ़ी नहीं रहे। आपको साथ कोई और हुनर होना ज़रूरी है। जो आपका दूसरा सवाल का हिस्सा था कि हमारे ऐसे वज़ीर बनते हैं, तो मैं बाहैसियत सियासतदान मैं शर्मिंदा हूँ कि अभी तक हम लोग अपनी सियासी जोड़ तोड़ में हम लोग हमारी वफाकी काबीना देख लें, 22 वो लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जिसके ऊपर केस चल रहा हो उसको तो टिकट भी नहीं देना चाहिए। FIR होती है तो उसको टिकट भी नहीं मिलता है, वो डिस्क्वालीफाई होता है। कुछ आप वजीर बन जाए और वजीर बन जाए महकमा तालीम का वजीर बन जाए जो अंगूठा छाप हो, तो ये तो तुक नहीं बनती है ना। हमने जो एक हाल निकाला है, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को सजेस्ट भी किया था जब वो लाहौर आए थे, कि हमारी एजुकेशन के ऊपर एक टास्क फोर्स हो जिसके अंदर कम से कम अगर 50% नहीं तो 25% टेक्नोक्रेट्स हों, बाकी आम लोग हों जो उस मरहल से गुजरे हैं, जिनको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। हमें कोर्सेज रीडिज़ाइन करने हैं। जो जज साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, हमारे टीचर्स को ट्रेन होना ज़रूरी है। वो अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग बग़ैर मेरिट के और हम लोग मामे चाचे को पैसे लेकर हम भर्ती करते हैं, उसका नुकसान वही होता है जो आप आज फेस कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। हमें मुल्क के साथ सिंसेरिटी के साथ अगले 20-25 साल के लिए प्रोग्राम मुरतब करके उनको सस्टेन करके चलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम आपकी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट में ये इकदाम उठाए गए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से टेवटेक और नेवटेक के बजट इंक्रीज़ किए गए हैं। लेकिन हम 4 साल की डिग्री में उस क्वालिटी को क्यों नहीं इंक्रीज़ कर रहे कि वो डिग्री के साथ बचा स्किल लोग, बजाय उसके कि हम 3 महीने का कोर्स दे रहे हैं। मैंने सुना है सर। नहीं अगर आपने सुना तो ये सवाल ही ना करते। आपने सर कहा दो चीजें, लेकिन दुनिया में ये भी है कि एक अगर डिग्री का क्वालिटी का लेवल अच्छा है सुन लें तो उस एक आपकी बात समझ गया हूँ, आपकी बात समझ। और दूसरी बात सर, आपका मतलब आपकी गवर्नमेंट भी रही है तो उसमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन नहीं हो सका कि जो यूनिवर्सिटीज के VCs हैं उनको पॉलिटिकल जो सीट है उसके अलावा कुछ किया जाए, या HEC की जो बॉडी है उसको उस जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है उससे चेंज किया जाए। कि आपने कहा कि वाकई काबीना 22 पे उन पे पर्चे हैं, या पंजाब में भी जो अब नई हुकूमत आई है उसमें हमारे वज़ीर आला पे भी तो नैब के और FIA के पर्चे पड़े हुए हैं। ये पर्चों की बात हम अभी नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या सूरत हाल चल रही है। बात की ना, और मैंने आपको बताया कि हम लोग चाह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्सेस हो। आपने सुना नहीं मेरी बात। अगर आपके इंजीनियरिंग के कोर्स को 4 साल का जो कोर्स है उसको अपग्रेड करना है, उसको रीमॉडल करना है, वो हमें करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो आपको फिर जाके स्किल लेनी पड़ेगी। तो स्किल लेने से बेहतर है कि वही स्किल आपकी यूनिवर्सिटी में आपको सिखाई जाए। तालीम का मकसद आपको बेहतर इंसान बनाना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। लेकिन बेहतर इंसान बनाने के लिए अगर हम आपके कोर्सेज को अपग्रेड करके आपको बेहतर मुफीद इंसान बना सकते हैं कौम के लिए, दैट इज द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है। आपको वजीर बनाना चाहिए तालीम का, जिस तरह आप समझ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपको तो ये बात लोगों को बतानी चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं, तो चले वो एक अलग स्टोरी है। आप क्या इनको रिस्पॉन्ड करेंगे? जवाब भाई, कोई बात ना आपको पसंद आनी है ना पैनल को पसंद आनी है। आई एम सॉरी टू से कि मैंने बोलना सच है, मैंने गोलियां नहीं करवाई। सीखेंगे आपसे, हम सीखेंगे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने कभी सिस्टम पर बोझ बन के ना तो सिस्टम से तनख्वाह ली है। मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, एक शेर बड़ा खूबसूरत है, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। ये है आज के नौजवानों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही थी स्किल डेवलपमेंट की। हम लोग एज ए सोसाइटी मेंटल पेशेंट बन गए हुए हैं।
हमारा काम है क्रिटिसाइज करना, नेगेटिविटी फैलाना, नेगेटिव बात करना, और हमें खुशी मिलती है नेगेटिव जवाब देके। और अब यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम सब मिलके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी पे डाल दें। दिस इज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैं 6,000 रुपए में इंजीनियर बना हुआ हूँ जी, 1,500 रुपया साल की फीस होती थी उस वक्त, ठीक है। मैं खुशहाल था, मैं अमीर था, मेरे घर में सब कुछ था। मेरे क्लास फेलोज जो हैं उनके फटे हुए कपड़े होते थे, उन्होंने ट्यूशनें पढ़ाकर अपनी फीस खुद दी है। आप अभी बात कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बात कर रहे हैं बाजी की अपनी बहन की कि वो मास्टर है, माशाल्लाह उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अगर उनमें जान है, 15-20 हज़ार एक घंटे की ए लेवल के, ओ लेवल के स्टूडेंट की फीस यहाँ पे लोग प्राइवेटली दे रहे हैं ट्यूशन की। जी बेटे, मैथ्स बहुत जरूरी। सर मेरा नाम हिबा है। सर हमारे मुल्क में करियर काउंसलिंग नहीं है बच्चों के लिए। अभी मैंने लाहौर से पढ़ा है, एक बहुत अच्छे इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, और अगर मेरे पास मैट्रिक एफएससी में करियर काउंसलिंग अवेलेबल नहीं थी, तो जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पे तो बिल्कुल करियर काउंसलिंग नहीं होगी बच्चों के पास। मैंने अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोग देखे हैं जो डिग्री कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो ये डिग्री क्यों कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आगे जाके वो उस डिग्री में क्या करेंगे। तो ये करियर काउंसलिंग क्यों नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के पास। और सेकेंडली आपने कहा कि उनके पास अगर दम है उनकी सिस्टर के पास तो वो ट्यूशन्स दे सकती हैं। क्या हमारे मुल्क में ख़वातीन के लिए इतना सेफ़ इन्वायरमेंट है कि वो अपने घर से निकल के तो किसी अननोन इंसान के घर जाके ट्यूशन पढ़ा सकती हैं? सर आप क्या कहेंगे? जी मेरा ख्याल है कि ये आपकी बात जो है इसमें बड़ा वज़न है कि हमें अपनी बेटियों के लिए एज ए स्पेशल कोर्स, बेटियों के लिए ख़ास तौर पे हमें इस तरह की इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा गिला ये है सिस्टम से कि हमने अपनी इतनी बड़ी आबादी को घरों में बैठाया हुआ। देखिए बेरोज़गारी की जब भी हम बात करते हैं तो हम इस बात को क्यों नज़रअंदाज करते हैं कि किसी घर में अगर कोई जानवर या कोई इंसान गैर मुफीद है और खा रहा है, कमा नहीं रहा, मुफीद नहीं है उस घर के लिए, बच्चे वो बोझ है। हम में से हर घर में आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे कि जो बजाते खुद कुछ कर सकते हैं, उनमें स्किल है करने की। मेरे अपने दफ्तर में एक साहब अपने 4 दोस्तों के लिए घर से खाना पकवा के लेके आते। उनकी बीवी हुनरमंद थी बहुत, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप कैंटीन से भी सस्ता खाना इनको देते हो और ये शौक से खाते हैं, क्या है इसमें? उसने ये तो घर का खाना है, ये खा लेते हैं, मेरी बीवी पैक कर देती है सबके लिए अलग-अलग। और असल बात यह है कि मेरा और मेरी बीवी का खाना इन 4 लोगों के पैसे देने से फ्री में आ जाता है। मैं सारी कास्ट इन पे डाल देता हूँ, फिर भी इनको सस्ता लगता है। वाह वाह, आप क्या कहेंगे इस बात को? एक जो ये बच्ची की बड़ी जो ज़रूरी बात है ना, और ये वो जो बात की हिबा ने कि औरतों के लिए हमारी बदकिस्मती है, और ये हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, लेकिन हम लोगों को जिस किस्म का माशरा है, लड़की घर से बाहर निकली नहीं, हमने उसको एक वो अजूबे की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। 52% आबादी है हमारी। अगर इसको हमने करामत जिस दिन कर लिया पूरा ना, ये मुल्क को कोई रोक नहीं सकता है तरक्की से। कोरोना की देखें बहुत बड़ी वबा थी, लेकिन उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग, वो सूरज की किरण क्या थी? ऑनलाइन काम शुरू हो गए। तो आप ऑनलाइन कर सकती हैं, आप औरतें मिलके एक एकेडमी बना सकती हैं, एक आप लोग जैसे ट्यूशन इंस्टीट्यूट है आप वो शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ें वो है जो आप मिलके 4-5 लड़कियां जा सकते हैं, एक गाड़ी अपनी गाड़ी एक ले जाए, वो उसको पूल करें, उसका पेट्रोल शेयर करें। ये वो चीज़ें जो हमारी कौम को एक दूसरे का एहसास भी ज़्यादा होगा, और फिर जब आप लोग शुरू करेंगे आपके पास बापर्दा लड़की आए करेंगे बेफिक्र। इत्तेफाक करती हैं आप यावर भाई की बात से? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पीएचडी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैं ख़ुद भी सेल्फ मेड फीमेल हूँ। मैं एक बात कहूँगी, आपने कहा हम घर में कर सकते हैं, हम 4-5 लोग मिल सकते हैं, हम जा सकते हैं, फिर मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा है? गाँव और सिटी का कहाँ क्या फ़र्क है? मैंने एक पोइट्री लिखी थी, मेरा मुल्क मेरा घर, घर में बेटी महफूज नहीं है, मुल्क दीवारी दहशत जैसी, दहशत का कोई तोड़ नहीं है। सर तरक्की फिर कहाँ पर है कि मतलब कब बेटी सड़क पे चलेगी महफूज होकर? मैं आपको इसका सिर्फ एक मैं आपसे जवाब दे दूँ, आप तरक्की किसको कहती हैं? सर तरक्की आप ये देखें कि हर लिहाज से हम कर रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं पर ही हैं। आज से आप 25 साल पीछे चली जाए और आज देखें, जितना मर्जी ये इदारों को हम लोगों ने तबाह किया, और ये हर हुकूमत ने तबाह की। हमने कुछ करने की कोशिश की, वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती है, लेकिन इदारों को जो हमने तबाह किया है उससे मुल्क की मईशत पे भी असर होता है, हमारी ज़हनियत पे भी असर होता है, हमारे इदारों पे भी असर होता है। वही हम ठीक करना चाह रहे हैं। जो 25 साल पहले था ना, वो आज नहीं है। आज मैं जितनी लड़कियों को देखता हूँ ना PhD कर रही हैं और डॉक्टर्स अपने नाम से लिखवाती हैं, ये तरक्की का एक सफ़र है। इस तरक्की को मुफस्सल तरक्की जिसको आप कहते हैं ना,
वो तब होगी कि जब हमारा हर घर खुशहाल होगा। हमारे हर घर में कोई ऐसे बंदे 2-4 होंगे जो कमाएंगे, घर को और बेहतर करेंगे, ना कि एक बंदे के ऊपर सारे मुनस्सर होंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी बात से यहीं से शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले नाज़रीन, ब्रेक के बाद बातचीत को यहीं से शुरू करते हैं। बात हो रही है बेरोजगारी की और बेरोजगार की। रोजगार को बेरोजगार तक कैसे पहुंचाना है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें। जी ना, वेलकम बैक। बात हो रही है रोजगार की और बेरोजगार तक रोजगार पहुंचाने की। हमारा जो मोअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ मौजूद है, नौजवान बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं। यावर भाई, आपने एक बात की थी कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एजुकेशन पे आपने बताया कि बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ, मैं इसे प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हमने पत्तोकी में एक स्कूल किया, 2 कमरे हैं और प्राइमरी स्कूल के बच्चे या और सेकेंडरी स्कूल तक वो बाहर गर्मी में बैठ के दरख्त के नीचे पढ़ रहे थे। थोड़े में क्या करते हो तुम? पेपर बिछा के पेपर करते हो? हाँ जी। पीने का पानी नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो कैसे पीते हो पानी? पानी कहाँ से ले आते हैं? हमारे पास कमरा नहीं है, इस वजह से हम 3 और 2 एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो मैंने आके सीओ साहबा से पूछा, सीओ साहिबा थी कसूर की, उनको मैंने पूछा कि मैडम ये क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बजट मुझे सिर्फ 1 कमरे का आया है 1 साल का, तो मैं कैसे कमरे दे दूं? पूरे जिले को पूरे साल की जो डेवलपमेंट आई उसमें 1 रूम मिला, पूरे डेवलपमेंट में 1 एडिशनल क्लासरूम मिला। फिर उनकी जो तर्जुमान थी उन्होंने कहा कि अन्ना तेनू दुख हो रहा है, टीवी पे कहा कि तू कमरे बना आया। इतनी मई की गर्मी में दरख्त के नीचे बैठ के पढ़े, तो आपको लगता है कि ये फिर आप बनाते 2 कमरे? मैं 2 कमरे बनाता। मैं इंशाल्लाह मुझे कोशिश है कि मैं ही अब जाके ना स्कूलों के कमरे बनाने शुरू कर दूं। आप ठीक कह रही हैं। एक स्कूल जो सा था उसकी छत में वो बच्ची एक जंग लड़ रही है, वहाँ पत्तोकी के अंदर थड़े का स्कूल है, वो इन्होंने दे दिया उसको। तो वो कह रही थी कि मेरा वो जो स्कूल है हमें चलाने की इजाज़त दे दें, हम गांव के बच्चियां पढ़ी हुई जो सी हैं गांव के बच्चों को पढ़ा देंगी। उन्होंने स्कूल नहीं चलाया, इमारत आज उसकी जो बारिशें हुई हैं पीछे, उसकी छत भी गिर गई। इतनी तबाही वहाँ मची, लेकिन हुकूमत को उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। बच्ची का सवाल ले लूँ, मैंने तो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इन्फॉर्मेशन दी है आपको। आगे सवाल पूछे अपना, मेरी इन्फॉर्मेशन है बस। नहीं, सवाल अच्छी बात है। सर मैं थोड़े से मैंने जो क्वेश्चन, हमारे आंखें और हमारे कान आप। बेशक सर मैंने जो थोड़े से क्वेश्चन सोचे थे वो प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन सोचे थे। नॉन डायरेक्शनल हायरिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लेवल्स पे हैं। अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत पुराने चल रहे हैं। हमारी बहुत सारी डिग्रीज आ गई, ऑन बोर्ड आ गई हुई हैं, बच्चे बायोटेक कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, मोलेकुलर कर रहे हैं, मतलब साइंस के बहुत सारी फील्ड्स हैं। लेकिन हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस और इससे रेलिवेंट ही एलिजिबिलिटी है। और दूसरी बात ये कि जो हमें बहुत पुराने टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, एक जोलॉजी का टीचर वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, क्या ये नॉन डायरेक्शनल हायरिंग नहीं है? अब टेस्ट भी तकरीबन नॉन डायरेक्शनल है। एक बच्चा साइंस का टेस्ट देने जा रहा है, साइंस की परसेंटेज अगर 40 है तो 60% बाकी मैथ, इंग्लिश और वो चीज़ें, मतलब गैट के टेस्ट की बात कर रही हैं आप। गैट के टेस्ट, और ये गैट टेस्ट सिर्फ NTS तक महदूद नहीं है, अब ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ तक भी महदूद है। एक और चीज़, जब हम थ्योरेटिकल रट्टा बन गए हुए हैं किस्म का, हम रट्टा लगा लगा के पेपर भी उसी का, टेस्ट भी उसी के, जब हम मार्केट में जाते हैं वो पूछते हैं एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद रेफरेंस है। यूनिवर्सिटी हमें बाउंड करती हैं, पढ़ रहे हैं, आपने जॉब्स नहीं करनी। हम फैसिलिटेटर के बजाय हम बिजनेस सीकर बन गए हुए हैं, कोई ना कोई उसको एज अपॉर्चुनिटी। मैं ये चाहता हूँ कि सर सारे बच्चों के सवाल ले लें, फिर आप सबको इक्वली रिस्पॉन्स कर दें। बेटे आप बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फरहान ज़फ़र है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से हूँ, इसलिए सर स्टार्टिंग में मुझे बताया गया कि आपने साइंस एजुकेशन लेनी है। मैंने सर BS किया माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बाद सर मैंने जॉब की तलाश की, मुझे नहीं मिली, कहा कि मास्टर्स कर ले। मैंने सर MPhil किया माइक्रोबायोलॉजी में मैम। सर उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में गया, कहीं कोई फिट बैठता था, कहीं पे कोई फिट बैठ, कहीं पे MPA की पर्ची आ गई। इवन MPA के नाम भी मैं जानता हूँ जिन्होंने पर्ची, सब कुछ चला है, पैसे आ गया ना, हर चीज़ हो गई सर। सब सन कौन सा था सर? 2018 था। नहीं अगली बार अगस्त से पहले था या अगस्त से बाद में था? सर ना करे सर, नहीं अगस्त से पहले था। बता देगा सर वो, बता दे, बताएं गुड थिंग, बताएं। मैंने सर अपने इलाके में भी जाना है। अच्छा वो सर वो फिर माइंड कर जाते हैं वो लोग। और सर मैं सिर्फ पूछा था अगस्त से पहले का वाकया सर PTI का दौर था सर। क्लियर कितना क्लियर और सर बताएं।
सर इससे सर ये तो सर होगी सर। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में किया सर। माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा सा मैं 30 सेकंड में अगर बताता चलूँ तो सर सबसे जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है सर वो वैक्सीन डेवलपमेंट में है सर। ये जब पोस्ट कोविड एरा की हम अगर बात करें तो सर ये जितनी वैक्सीन बनी है सर उसमें जो मेन जो रोल अदा किया वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सर 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं इस टाइम, लेकिन सर इनकी जो कंजप्शन है वो सर कहीं भी नहीं है। और भी टीवी चैनल्स पे सर ये पीएम शहबाज शरीफ तक भी, पीएम इमरान खान तक भी, ये सीएम हमजा तक भी है। पीएम कर दिया आपने? नहीं, फॉर्मर पीएम सर वो जब वो पीएम ठीक है, जब वो पीएम थे सर तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हम ये आवाज उठाते रहे हैं। सरकारी नौकरियां वही लोग करते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, जिनको पर्ची आ जाए, कोटा मिल जाए। सर ये तो ऑब्वियस है सर, इसमें तो इसके बारे में खान साहब भी कह चुके हैं कि सरकारी नौकरी लोग इसलिए करते हैं कि याशी कर सकें। सर मैं एक चीज मेरे पास कई आते हैं जी, मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो कि तनख्वाह मिल जाएगी। ये जो रास्ता होता है तबाही का रास्ता है। कह चुके हैं सर। मैं एक मेंशन कर दूं सर, पीटीआई के दौर में सर एक बहुत बड़ा स्कैंडल है पीपीएससी का। अच्छा। आप लोगों ने प्रोग्राम भी किया, पेपर जो पेपर सर लीक हुए सर। मजे की बात ये है, मजा ही नहीं कर रहा था। हैरान और अफसोस की बात ये है सर, हैरान कुन कि सर जो लोग वहाँ पे पकड़े गए जिनसे पेपर, जिनकी यूएसबी से पीपीएससी के 15-15 लाख पेपर्स बेचे सर, ठीक 3 महीने बाद सर वो बंदे बाहर थे। सर वो बंदे इस टाइम अपनी ड्यूटीज़ पे हैं। सर आप फार्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर ये क्या कानून है? हम मेहनत करते हैं, 18 साल की एजुकेशन है हमारी सर, 18 सालों में हमने इतना पढ़ा है, हम जाके पेपर दें और एक बंदा आए, वो चाहे वो अगर उसने 15 लाख दे के पेपर लिया है तो सर वो जाहिर सी बात डिग्री भी ऐसी ली होगी सर। डिग्री उसने ऐसी ली, जिस बंदे ने उसे दी सर उसको तो सरेआम फांसी होनी चाहिए सर। वो पूरे पंजाब के एजुकेटेड जो ग्रेजुएट्स उनका कातिल है सर। वो बंदे वो सर मैं उनको भी जानता हूँ, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ आपको सर। सर वो बंदे आज अपनी जॉब पे दोबारा चले गए हैं सर, करोड़ों कमा के भी चले गए हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं सर। बिल्कुल ये क्या सिस्टम है? जी रखिए, दूसरे को माइक दे सर। मैं जरा सारे बच्चों की बात सुन लूं। इसने भाई ने बात बड़ी। मेरा नाम हंजला अरशद है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रमिया खान से है। मैं खुद केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर आके मुझे पता चला है कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। अब मैं लाइक मेरी पर्सनैलिटी वो वाली नहीं है कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूँ। मैं वो उसमें डेवलप करने के, अब मैं इसके अंदर कैसे इसमें अपनी वो नौकरी तलाश कर सकता हूँ, और इसमें हुकूमत का क्या किरदार अदा कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई इदारा नहीं है। सर मेरा नाम मुमताज़ है, मैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स से प्रोफेशनल लेवल में हूँ, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, मतलब जैसे अब गवर्नमेंट अनाउंस किया है 25,000 सैलरी जी, 25,000 सैलरी इज़ नॉट एनफ फॉर मैरिड पर्सन और सिंगल पर्सन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितने आजकल के आपकी तालीम कितनी है? सर मैंने बीबीए किया है सर। अच्छा, बीबीए किया है, कंप्लीट किया। और आप किस इंडस्ट्री में हैं? सर बीबीए मैंने फाइनेंस में किया था सर। इस वक्त मैं मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मार्केटिंग में आपको पता है उतना कोई स्कोप नहीं है। मतलब ये जो चीज़ें बात कर रहे थे ये बेसिक 1 स्टेप था जो ये बातें कर रहे थे। मैं इसे नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, मतलब जिनको जॉब मिल भी रही है सर, लेकिन वो भी कारआमद नहीं है। मतलब 20 to 25,000 हाउ वो सर्वाइव, तो ये भी एक इशू है सर बहुत बड़ा। ये बिल्कुल ठीक है। आप चाहते हैं कि ये कम से कम जो उजरत है वो ज्यादा होनी चाहिए। बीबीए करने के बाद वो बेचारा 25,000 कमा रहा है, कमाल हो गया, पढ़ा लिखा आदमी, और वो मजदूर के लिए किया गया है 25,000। ये लेबर ही है ना, सारी बात है। लेबर डेली बेसिस पे 900-800 वो ले रहा है। सेम हमारा भी वही है, मतलब 16 साल 17 साल पढ़ के मतलब इतने पैसे लगा के हमारा भी वही हाल है, तो डिफरेंस तो कोई नहीं है। तशरीफ रखें जी भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। की यूथ आपको इस वक्त बता रही है। सर मेरा नाम फलक शेर है और मैं एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। जिस तरह आपने सर एजुकेशन में एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर कोई बंदा एजुकेशन इंप्रूव कर जाता है तो उसको उसी के डिपार्टमेंट में एजुकेशनल प्रमोशन मिलनी चाहिए, ना कि अब हमारे सर्विस स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें सर क्या क्राइटेरिया होता है, कौन सीनियर है जिसकी एज ज़्यादा है। तो सर इसके लिए आप हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं। अभी आपकी गवर्नमेंट है माशाल्लाह पावर में है, और हम खान साहब के जो है फ़ैन भी हैं। उन्होंने जो वादा किया था नौकरियां का वो तो मिली नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा मैट्रिक करके एजुकेशन लेके एमफिल कर चुका है, हर डिपार्टमेंट में सर उनका कोई प्रमोशन क्राइटेरिया एजुकेशन होना चाहिए, ना कि उम्र हो सर। बिल्कुल ठीक है। बैठे नौजवान सर, ये बच्चा मैट्रिक कर गया है, मैं उस दिन पीछे गुजरा था तो ये मुझे कहता है मुझे नौकरी लगवा दे। मैं कहा तू पढ़, अभी तू जॉब क्यों करना चाहता भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैंने अभी मैट्रिक की है कंप्यूटर साइंस ग्रुप में। तो नौकरी मेरा एक सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं ये अब इनका माइंड होता है हम नौकरी करें ताकि एक स्टेज हमारी बन जाए, आगे हमें मुश्किलात ना हो आगे, ताकि हमारी एक बेस बन जाए और हम इस चीज़ पे कुछ कर सकें।
तो मेरा सिर्फ एक सोल्यूशन हमें चाहिए कि हम मैट्रिक स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बस हमें सिर्फ इतना एक सोल्यूशन चाहिए। डायरेक्शन चाहती है, बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अवैस अमीन है, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से अभी मैस कम्युनिकेशन किया सर। मैस कॉम करके आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी की सर सबसे बड़ी वजह यह है कि रेफरेंस आज के दौर में भी और पहले के दौर में सिफारिश। तो सन 2015 में सर मैं क्रिकेट खेलता था, क्लब क्रिकेट, तो मैं सिलेक्ट भी हो गया था और रेफरेंस नहीं था मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे टीम से निकाल दिया। बड़े रुले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल रुले हैं, आज भी रुल रहे हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने के बाद तो जो रोजगार पे थे वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए। सर दूसरी बात यह है कि आज कौन हुकूमत में नहीं है, मेरा सर से सवाल है। आज हर कोई है सर हुकूमत में, इक़्तिदार में। आसिफ जरदारी से लेकर सर परवेज़ इलाही तक इक़्तिदार में बैठे हैं सर। सब मिल के अगर चाहें तो बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं, अगर सब मिल के चाहें तो सर मिल के सोचें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि 3 लोगों से हैं। सबसे पहले उन तालीमी इदारों से हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज करवाते हैं लेकिन वो आखिरी साल के अंदर करवाते हैं। पहले 3 साल थेरी के ऊपर जिस तरह से टरखाया जाता है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो माशरे के अंदर या फिर हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिट कहा करते थे। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से बात बहुत आगे जा चुकी है। हिटलर कहता था वो, हिटलर कहता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इस टाइम पर बात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से आगे जा चुकी हुई है। ये पहला गिला हो गया। सर्वाइवल ऑफ द एलिजिबल होना चाहिए ये डेमोक्रेटिक स्टेट में। चलो बिल्कुल आगे चलो। दूसरा मैं आपकी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा नारा लगाया डिजिटल पाकिस्तान का। मैंने कहा कि अच्छा यार, अच्छा काम होगा। फेसबुक, अब यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, इंटर्नशिप्स के ऊपर रोल गए, घर चले गए। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर हमने आकर सोशल मीडिया को अपना घर बनाया और अपना कारोबार बनाया। और वहाँ पर जब हम गए तो उसके अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा मसला है। जब वहाँ पर भी आप लोगों के मोनेटाइजेशन के वो इश्यूज आप लोग हल नहीं करवा सके, जब डिजिटल पाकिस्तान का आपने इतना बड़ा नारा लगाया और हम आपके साथ खड़े हुए, वो उसका भी फोकस सारा यूट्यूब की तरफ ही रह गया, दूसरी तरफ नहीं आ सका। भाई काफी अरसे से आप ये कर रहे हैं और मेरे भाई ने बताया कि CSS भी कर चुके हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी राय आमिर हयात है। मैंने सबसे पहले BSc सिविल इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैं CSS की मैंने अटैम्प्ट दी है। आई गोट 635 मार्क्स आउट ऑफ 1200। और ये मैं वो मार्क्स बता रहा हूँ जो इंग्लिश एसे को आप उसमें स्किप कर दें। तो उसके बाद मैं न्यूज़ चैनल में चला गया एज अ प्रोग्राम एंकर। उसके अलावा करंट कोई नौकरी अच्छी मिल सकी इन सारा कुछ करने के बाद? रोजगार मिल सका? नहीं सर, वहाँ पे भी मैंने कोई 200-300 प्रोग्राम्स किए थे। उसके बाद मुझे तो कोई अच्छा रोज़गार नहीं मिल सका। मैं चैनल्स पे जाता हूँ, अपनी CV देता हूँ किसी भी बड़े चैनल पे, तो मुझे तो बुलाया ही नहीं जाता। 2 ही तरीके हैं ना पाकिस्तान में नौकरी हासिल करने के, अच्छा रोज़गार हासिल करने के। एक आपके पास इदारा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जितनी बेसाब्तियाँ हुई, जितनी करप्शन के स्कैंडल्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आए, उस पर क्या कोई कार्रवाई आई? और 2018 में जब मैंने अटैम्प्ट दी थी तब भी FIA ने लोग पकड़े थे जिन्होंने CSS का जो पर्चा था इंग्लिश एसे का वो आउट किया था। उस पे किसी ने कार्रवाई की? कोई बंदा आज मुझे बता दे जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है उसने कार्रवाई की, तो मैं उसको क्या समझूं? मैं 2018 में अगर इंग्लिश एसे क्लियर नहीं कर सका तो मैं उसको क्या समझूं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद पीरज़ादा और मैंने रिसेंटली मैस कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट किया है। तो जॉब तो बड़ी दूर की बात है, मैं बात करूँगा इंटर्नशिप की। जब हमें यूनिवर्सिटी से भेजा जाता है कि जी आप जाके मीडिया हाउस ज्वाइन करें, और तो यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए हमारे पास कोई सिफारिश नहीं थी। इंटर्नशिप के लिए भी सिफारिश? जिनके पास सिफारिश थी वो अच्छे अच्छे चैनल में चले गए और जिनके पास नहीं थी वो बेचारे हमारी तरह सड़कों पे इधर उधर भाग रहे हैं। कहते हैं जी डिग्री ले लो, अच्छी CGP मेंटेन करो, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब तो बड़ी दूर है, हमें तो इंटर्नशिप नहीं मिल रही भाई यहाँ पे। तो अब इसका हम क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मतीन भावलपुर से हूँ, इस्लामी यूनिवर्सिटी से। मैस कम्युनिकेशन का ग्रेजुएट हूँ। तो ये मेरे फेलोज ही हैं, तो मैं इनकी सोच से ना बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। मुझे लगता है मैस कम्युनिकेशन की फील्ड में आप वही लोग कामयाब हैं जो जिनके पास कुछ टैलेंट है, जो कुछ करके दिखा सकते हैं, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे वो बड़ा चैनल हो, वो अपना खुद कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक छोटा सा मेरा सवाल है सर, मैं डिग्री करके भी बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब अपने शहर में बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर फिर कोरोना आ गया, अब कोरोना खत्म होता सर लोड शेडिंग आ गई, तो सर गवर्नमेंट ना स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही ना बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है।
ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हमें जॉब की दौड़ में लगा दिया जाता है कि आपने डिग्री लेनी है, अच्छा जीपीए मेंटेन करने, अच्छे नंबर लेने और आपने जॉब करनी है। कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में ये नहीं सिखाया जाता कि आप अपने डिग्री से रिलेटेड कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हो, मुल्क की तरक्की का हिस्सा बन सकते हो, नहीं बताते। सर अब आपसे पहले शुरू करते हैं। कानून में इतनी बेज़ाब्तियाँ हैं कि जो लोग हमें पता होता है कि गलत कर रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल पाता, हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा जो आज जिसको हमने कटहरे में खड़ा किया कल हमारा बॉस बन के हमारे पे आ सकता है। हमारे में से कोई उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश नहीं करता। ये कानून इतना कमज़ोर क्यों है? सर पहले आपसे। आपका मौजूद ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इस पर हल्की सी आपके साथ बात कर सकता हूँ थोड़ी सी, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि कानून ये पीपीसी स्पेशली केस को मेरे बच्चे, कानून जो है, जो अदालत कानून ना बनाती है, ना अदालत के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो कोई कानून पास करा सके असेंबली से। हम जज सारे इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं किसी क्रिमिनल को छोड़ दूंगा उन अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जो कॉलेजों में जाते हैं, उनके लिए मैं उनको ऐसे ही अदालतों से बरी कर दूंगा? कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जब मैं अदालत में फैसला करता था बहुत से केसों का, तो मैं कहता होता था यू आर इक्विटेड विद वेरी हैवी हार्ट। तो कई वकला मुझे कहते थे सर ये ना कहा करें, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती। मैंने कहा नहीं, ये बात है कि ये मुझे डाउट है कि इस बंदे ने जुर्म किया होगा, लेकिन इसके खिलाफ फाइल पे कोई एविडेंस नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यावर भाई, सारी बातें सुन ली आप, नहीं क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो जो जज साहब ने की वो बिल्कुल सही है। देखिए कानून जब तक प्रूवन बियॉन्ड डाउट ना हो सजा नहीं दे सकता, और देनी भी नहीं चाहिए। क्या पता कोई बेगुनाह बंदा फंस जाए। अच्छा, जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है ना, जो आपने बात की आपने बेटा, वो एब्सोल्युटली सच हुई है कि हम लोगों को ये चाहिए, अगर कोई मोलेक्युलर बायोलॉजी कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, जिस किस्म की भी कर रहा है, तो उसको आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बतानी चाहिए। जहाँ पे आप लोग मोनेटाइजेशन की आपने बात की, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर मिलें। उसके बाद वो मोनेटाइजेशन का देखते हैं, मेरे पास एक दोस्त है जो इसके अंदर हेल्प आउट करता है। वो मोनेटाइज आपका हो जाए तो आपको घर में बैठे हुए अगर 2-4 लाख रुपए आता है, आप जब बनाते हैं और आपके फॉलोअर्स बनते हैं, तो ये इंकरेजमेंट बाकियों के लिए भी है कि भाई आप लोग भी ये कर सकते हैं। और आप लोग देखिए, जैसे मैंने ज़ुएब को कहा कि आप लोग हमारी आंखें और हमारे कान हो, अपने अपने इलाके में इन चीज़ों को नशर करो। जहाँ पे बात आई ना, आपने बात की, आपने इतनी दिलेर बात करके फिर एकदम अपने आप को गिरा दिया। मुहर्रम का महीना है ना, कितना मजबूत है यजीद, लेकिन इमाम हुसैन खड़े हो गए क्योंकि हक और बातिल की जंग थी। आप लोग अगर इस बात पे डरोगे कि अपने इलाके में जाना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो आपने बात की ना, ये एक अफसोसनाक बात है। हमारी एक पॉलिसी थी कि जो आपके ग्रेड 16 एंड अबव की नौकरियां, उसके अंदर सिवाय टेस्टिंग सर्विस के हम लोग आगे किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। टेस्टिंग सर्विस होगी, वो बाकायदा, फिर उसके बाद जॉब इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मोस्ट एलिजिबल। और इस्लाम भी ये कहता है कि लीडरशिप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे की है, सबसे ज़्यादा अक्लमंद की लीडरशिप, ऑफ द लर्नड जिसको कहते हैं ना, उसकी लीडरशिप से तो आपकी पार्टी भी लड़ती रही है। नौशरवान बरकी की एक एग्जांपल है, पेशावर में जो कुछ हेल्थ सिस्टम के साथ हुआ, बहुत सारी चीजें, कज़न से इमरान खान साहब, लेकिन जो सबसे नेपोटिज्म तो था। देखें, नेपोटिज्म हर जगह होता है। इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं जाके साइड लेता है, लेकिन वो जो होता है ना बेलॉस, बगैर किसी वो कौम के लिए कि भाई मेरी जान चली जाए लेकिन कौम को मैंने कौम बनाना है। सर, जब आपके सिटिंग मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये धमकी दें कि मैं आपका ट्रांसफर इस जिले से राजनपुर में करवा दूंगा, मेरे वाले साहब सर एक, और ना ये बातें ना कर, ये तो सरेआम टीवी पे धमकियां दे के आए हैं आपके लोग। वो देखा आपने ये शहबाज गिल साहब को, उन्होंने कहा तन्नू मैं देख लाऊंगा, हर बंदा बदल। सर आप हमें पकड़ा था ना, सारों को काट कूट के इधर उधर कर दिया। सर आप हमें मुहर्रम की एग्जांपल देते, जदीदियत और हुसैनियत का बता रहे हैं सर। ये शहबाज गिल साहब, ये आपके खान साहब बस कर दे यार, सियासत में ना जाओ। बात सुने, मैं ऐसे बंदे जो ऐसे करते हैं, मैं उनकी जगह माजूद ख्वाह पार्टी की तरफ से हूँ। हमें ये नहीं करना चाहिए। ये नहायत इसलिए मैं ऑन एयर कहता हूँ यार, बब्बर शेर आदमी है। मैं बताऊँ, ये नहायत गिरी हुई बात है। किसी के रोजगार के ऊपर तुम खुदा बनने की कोशिश करो, ये ज्यादती, और ये वापस आता है। ये उस जो भी आप करोगे उसका आपको वापस मिलेगा, और जब आपको मिलेगा तो आपके चीखें सुनने के लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। इज एन ऑनेस्ट मैन। मैं अभी गेस की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो जॉब कर रहे हैं
एजुकेशन बेस प्रमोशन। मेरे भाई आई टोटली एग्री विद यू। और अभी आपकी हेल्थ की मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वापस आ रही है एज मिनिस्टर। आई प्रॉमिस यू आई विल प्लीड योर केस। सेक्रेटरी साहब से मैं प्लीड करूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से करूंगा और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से करूंगा। स्ट्रक्चर की ये कहते हैं हमारी जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो ठीक बिल्कुल सही करे। ये एनकरेजमेंट है ना इनको कि तालीम ज़्यादा हासिल करो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, यावर साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, इनकी नीयत बहुत अच्छी होगी। नहीं है, चले बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरी गारंटी ले। इनकी नीयत बहुत अच्छी है। ये सिस्टम को चेंज करना चाहते होंगे, कैपेसिटी नहीं है भाई। पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर लीड करता है। गवर्नमेंट का काम नौकरियां देना नहीं, नौकरियां क्रिएट करना होता है प्राइवेट सेक्टर में। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैंने कहा कि मैंने कभी किसी से मांग के नहीं खाया। मैंने जो चीजें अपने हाथ से की हुई है ना, वो मैं बताने बैठूं तो वो ये भी ऐड कर दूं कि इनका बेटा जो उनसे बड़ा अच्छा पढ़ लिख रहा है और उसने बिरयानी की दुकान चला रहा है। वो उसमें भट्ट साहब को बिरयानी खिलाई है उसने। बिरयानी खिलाई है, हमें भी खिलाए अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है सारा। देखिए वो जो बिरयानी बना रहा होगा ना, वो बिरयानी जो बना रहा होगा, अभी आप देखिए ये आपके लम्स के बच्चे जो कड़क चाय और इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर जो आपको कहते हैं ना, जो कह रहे हैं बात कि हुकूमत ये काम नहीं करती, अपॉर्चुनिटी देती है हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर लीड करते हैं। एक आखिरी बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा चंद बातें जो है ना, वो मैं कह दूंगा, शायद वो चल जाएं, शायद वो कट जाएं। दैट्स अप टू भट्ट साहब और हिज टीम। ना काटना यार, ठीक है, वो पसंदीदा बातें नहीं चलती है ना। देखिए बाद में एक बात बताऊं, जब तक आप खुद अपने जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हर पाकिस्तानी का पता क्या है, गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट वो कर दे। भाई अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनका कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप नहीं किया। एप्पल किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बनाया, किसी प्रेसिडेंट ने अमेरिकन ने नहीं बनाया। उनकी कंपनियों पे खड़े हैं वो लोग, वो इंडिविजुअल्स ने काम किया है। आपने दुनिया में खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं। बच्चे की बात सुन लें, बताएं। सर मैं एक आपकी बात का आंसर देना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने उसमें कहा मैं सेल्फ मेड फीमेल हूँ, ठीक है। आई एम अर्निंग फ्रॉम 7 years ऑफ एज व्हेन माय फादर वाज डाइड, ठीक है। थान बनाए, जूतियों के फूल बनाए, दुकान के काम किए, उसके बाद मतलब सारा काम किया। मैं 5 year की एज में वोटिंग सेंटर पे अपनी अम्मी की हेल्प कर रही थी। उसके बाद मैंने खुद वोटिंग सेंटर्स में एज अ लीड भी काम किया। फिर उसके बाद मैंने पोलियो की ड्यूटीज़ की। मेरा पेपर हो रहा होता था, मेरी अम्मी कहती थी बेटा ड्यूटी का टाइम है, आ जाओ, ठीक है। मेरे सर को पता था मेरा पेपर बाद में होता था, मैं ड्यूटी देने पोलियो की जाती थी। वहाँ पे जो डॉक्टर्स आते थे, ही ऑलवेज अप्रिशिएट मी। एग्जांपल है सबके। सर मैं आपको वही बता रही हूँ, आपने जैसे कहा ना व्हाट यू आर डूइंग आई एम डूइंग। सर मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कर रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि मैं हर बात प्रॉब्लम विद सोल्यूशन कहूँगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा रीस्केड्यूल की ज़रूरत है। सर इस टाइम बहुत ज़रूरत है रीस्केड्यूल की। बहुत सारी डिग्रीज ऑफर हो गई हैं, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में नहीं आई। सर ये आवाज़ हमारी आपने बनना है, सब आपने बनना है असेंबली में। ये अभी मैं आपको कह देता हूँ, हम लोग मिल के बैठ के इस चीज़ को, जो बेटी कह रही है रीस्केड्यूलिंग ऑफ दीज थिंग्स, जो जॉब क्राइटेरिया जो होता है, लेट्स सिट डाउन, हम लोग बैठ के मिल के एक चीज़ करें, असेंबली में पेश करना मेरा काम। नहीं, सूरत हाल ये है, जो आज हम कोशिश कर रहे थे कि रोज़गार को बेरोज़गार तक लेके आना है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल हैं जो कार फरमा है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, बच्चे हर तरह की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता हमने इसके साथ करना क्या है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही होती। हमारा एक घर से प्रॉब्लम ये है कि जब हम बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू करते हैं तो बचपन से कहते हैं पुत्र ए काम करेगा तो इन्ने पैसे कमाएगा, ए काम करेगा तो इन्ने पैसे कमाएगा। किसी को ये नहीं बताया जाता बेटे अगर तू साइंटिस्ट बनेगा तो तू इंसान की तरक्की के लिए काम करेगा, बेटे अगर तू माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनेगा तो तू वैक्सीन तैयार कर सकता है, तू उस पर स्टडी कर सकता है, अपना पेपर बना सकता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि पुत्र तू अगर पढ़ रहे हैं तो तू रुपये कमाने ने, रुपये कमा के कार लेके आने ने। अपने बच्चों को जो माँ बाप ये सारा कुछ देख रहे हैं, और जो वो लोग जो आज इस परेशानी से गुजर रहे हैं, अपनी आगे आने वाली जो नस्ल आप तैयार करेंगे उनको पाकिस्तान का मुफीद शहरी बनाएं। यकीन माने पाकिस्तान से पैसा कमाने की सोच को छोड़ के अगर हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना शुरू कर दें और हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो सरकार पे और इन लोगों पे डालना छोड़ दें, अपना किरदार अदा करने शुरू कर दें और ये सोचना शुरू कर दें कि हम मुफीद कैसे हो सकते हैं। वो जो एप्पल की बात की, एप्पल के बानी ने खुद जाके अपनी लैब बनाई, उस लैब में चीज़ें तैयार की, प्रेजेंट की। मार्क जकरबर्ग ने अपनी यूनिवर्सिटी में आइडिया तैयार किया, फ्लोट किया, आगे लेके गया।
ये चीज़ें हमें इसलिए करनी है कि हम सोसाइटी की बेहतरी चाहते हैं। जब हमारी नीयत में आ जाएगा कि हम सोसाइटी की बेहतरी चाहते हैं, हम दुनिया को तरक्की देना चाहते हैं, जिद्दत देना चाहते हैं, तो हम खुद ब खुद तरक्की करते जाएंगे। नोट हमारे पीछे भाग के आएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।